आज हम इस वीडियो में बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंटिंग का 60% काम पूरा करता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन पर ही पूरा अकाउंटिंग डिपेंड करता है। अगर हम किसी पार्टी का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं या बैंक का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं तो रिकॉन्सिलिएशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे अकाउंट की त्रुटियों को दूर करता है। तो आइए समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है। आपका खाता बैंक में है और आपके पास एक पासबुक है। जो पासबुक में रिकॉर्ड है वो बैंक का रिकॉर्ड है और आप अगर उस रिकॉर्ड को अपने पास कहीं लिखते हैं तो वो आपके पास अपना रिकॉर्ड है। आप अपने रिकॉर्ड को और बैंक के रिकॉर्ड को मिलान करते हैं, इसी को बैंक रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी बैंक में जमा करते हैं, निकालते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन की सीमा बहुत ही कम होती है। लेकिन वो किसी कंपनी के बैंक का रिकॉन्सिलिएशन करना होता है तो उसमें ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और तब हमें एक मेथड का उपयोग करना पड़ता है। एक अकाउंटिंग मेथड होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन का एक तरीका होता है जो हमें फॉलो करना होता है, जिससे कि हमें बैंक की त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक्सेल में आप लोगों को समझाने के लिए एक शीट बनाया है साधारणतः। ये शीट ये बैंक का है। मैंने बहुत कम ट्रांजैक्शन लिए हैं कि पहले आप इसके बेसिक को समझ जाइए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन को भी समझ जाएंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये बैंक का पासबुक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बैंक पासबुक, और ये हमने अपने पास कहीं नोट कर रखा है कि पंजाब नेशनल बैंक में हमारा एक खाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम हमारी कंपनी जो भी है राम एंड कंपनी है। हमारे कंपनी में सुमन ऑटो से पेमेंट आता है 2,34,000 का, ये 2 लाख का, जिसका चेक नंबर है 234,432। हमने जमा करा दिया तो हमारा बैलेंस यहाँ हो गया 2 लाख रुपए। उसके बाद हम किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं 50,000 का। बैंक जो है बैंक चार्ज कहीं 25 रुपये काट लिया, और एक और हम चेक इशू करते हैं। हम किसी और पार्टी को, अमन टोल को, एक चेक इशू करते हैं 25,000 का। तो अब हमारा बैलेंस क्या बच रहा है यहाँ पे 1,24,975। और ये जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं ये हम अपने कॉपी में भी अपने पास लिखते हैं, या ये कहिए कि हम अपने टैली में इसको रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अभी हमारा 1,24 इसमें भी आ रहा है और 1,24 इसमें आ रहा है। तो ये क्या है कि हमारा रिकॉर्ड इसमें मैच कर रहा है और हमें इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, इसका जो बैलेंस है क्रेडिट में है और हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट में है। तो इस बात को सबसे पहले आप ध्यान रखिए। किसी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन करने जाते हैं तो सामने वाले का अगर डेबिट है तो आपका क्रेडिट होगा, और आपका क्रेडिट है तो सामने वाले का डेबिट होगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही हम बैंक को 2 लाख रुपए हम बैंक में जमा करते हैं तो हमारा जमा हो गया, हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, हमारा जमा है, हमारा धन है, ये हमारा एसेट्स है। लेकिन बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। वो पैसा आपका रखा है, आपका वापस करना है। कभी भी आपका पैसा वापस करना है तो उसके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है और जो हमारा एसेट्स होता है वो हमेशा डेबिट में होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारे खाते में डेबिट में होगा और उनके खाते में क्रेडिट में होगा। तो डेबिट क्रेडिट का मेरा सेपरेट वीडियो है, वो आप लोग लिंक में नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आते हैं रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन कैसे करना है? तो मान लिया हमने एक अमन टूल को ये चेक इशू किया, कितने का? 25,000 का। लेकिन जब हमारा बैंक स्टेटमेंट आया तो ये जो 25,000 का चेक था वो नहीं था इसमें डला हुआ। ठीक है। दूसरी बात, बैंक में चार्जेस कब लग जाता है ये हमें पता नहीं चलता जब तक ये हम बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते हैं या फिर बैंक में लॉगिन करके नहीं देखते हैं।
तो देखिए अभी इस समय क्या है कि दोनों खातों में अंतर है, डिफरेंस है। हमने तो चेक काटा है अमन टूल को, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट आया, बैंक का पासबुक में मैंने देखा चढ़वाया तो उसमें है ही नहीं। तो अब यहाँ पे बोला जाता है, पार्टी बोलेगी, ये पार्टी बोली अमन टूल ने कि भाई हमने तो 25,000 मिला नहीं। या फिर ये हो सकता है कि बैंक कहेगा आपसे कि हमारे पास आपका बैलेंस है 1,49,000, आपके खाते के हिसाब से, हमारे खाते के हिसाब से होना चाहिए 1,25,000। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो इसको बनाने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनाते हैं, इसका एक तरीका है दोस्तों। तो अभी आप देखिए, जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन होता है वैसे ही पार्टी रिकॉन्सिलिएशन होता है। तो इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी पार्टी का ही करना आप लोग, जैसे बैंक का करोगे वैसे पार्टी का भी करना। सेम चीज़ है, हमारे में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पार्टी में डेबिट आएगा, क्यों बैंक भी एक पार्टी ही है। अगर बैंक में क्रेडिट आ रहा है, हमारे में डेबिट आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, अकाउंटिंग का नियम होता है। तो ये हमारा लेजर है जिसमें हमारा बैलेंस है 1,25,000। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर लेजर। हमारे लेजर के हिसाब से कितना है, 1,25,000। किस चीज़ में है जी, डेबिट में है। अभी कह रहे हैं यहाँ दूसरा मैं लाइन ले रहा हूँ, बैलेंस एज पर बैंक। बैलेंस एज पर बैंक, बैंक में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है दोस्तों, कितना है 1,49,975। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार यहाँ नीचे टोटल ले लेता हूँ सब दोनों का और यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टोटल ले लिया है और 1,25,000 है और इसका भी टोटल ले लिया, इंटर। अभी देखो 24,975 का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 ट्रांजेक्शन को मैच कराएंगे, 1 बाई 1 ट्रांजेक्शन को मैच कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले डेबिट साइड का देखते हैं या क्रेडिट साइड का देख लेते हैं। पहले क्रेडिट साइड, इसमें 2 लाख और इसमें जो क्रेडिट है वो हम अपने वाले में डेबिट में देखेंगे 2 लाख, दोनों बराबर है और कोई एंट्री नहीं है। अब जहाँ पे देखते हैं डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में यहाँ भोला इंटरप्राइजेज का 50,000 चेक डेबिट हुआ है और यहाँ भी क्रेडिट हुआ है। तो दोस्तों लेकिन जो बैंक चार्जेज यहाँ लगा हुआ है 25 रुपये, वो हमारे खाते में नहीं आया हुआ है, यानी हमने उसको नहीं लिखा। अब हम कैसे लिखेंगे, बैंक तो कभी भी चार्ज लगा देता है, हमें पता लगता नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो अब ये हम अपने रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसको मेंशन करेंगे। लेकिन सोचो, सबसे पहली बात ये सोचेंगे कि ये कहाँ पे है, डेबिट में है। अगर हमारे खाते में होता तो कहाँ होता, क्रेडिट में। तो जहाँ जिसकी एंट्री होती है वहीं हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रेडिट में इसको डालेंगे, क्योंकि अगर हमारे में एंट्री होती तो हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बैंक चार्जेस BANKCHARGES, बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड बुक्ड, जो भी लिखना आप, आपकी इच्छा। लेजर। ठीक है दोस्तों, ये 25,000 हमने 25 रुपये हमने बुक नहीं किए हैं अपने आप में। हालांकि रिकॉन्सिलिएशन के बाद हमें बुक करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं। दूसरा चीज़, ये हमने 25,000 काटा चेक, 25,000 काटा, लेकिन इधर नहीं आया 25,000, नहीं आया दोस्तों। इस बैंक में कहीं 25,000 नहीं दिख रहा है, तो बैंक में 25,000 अभी आया नहीं। क्यों, आपने पार्टी को चेक दे दिया, हो सकता है उसे चेक डालने में लेट हो गया हो, या उसने बैंक में चेक डाला, बैंक में प्रोसेस होने में 3 दिन लग गया। तो आपने 30 तारीख को, हो सकता है आपने 30 तारीख को महीने के लास्ट में चेक काटा हो, तो नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो
तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में इसको मेंशन करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम CHE चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट हमारे चेक तो हमने इशू किया लेकिन हमारे अकाउंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। कौन कौन वो चेक नंबर लिखेंगे, मान लीजिए हमने चेक इशू किया था 11/0/24, क्या लिखेंगे, चेक नंबर 11/0/24 डेटेड, जिस भी डेट को हमने इशू किया वो डेटेड लिखेंगे और उसका अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अब यहाँ देखेंगे डेबिट में डालना है क्रेडिट में डालना है इसको। अब क्या है कि जो हमने चेक इशू किया, अब इसको ध्यान दीजिए, हमने डाला है इसको किसको, अपने लेजर में क्रेडिट में। इसका मतलब बैंक में आएगा तो जब भी आएगा बैंक में तो डेबिट में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेबिट में डालेंगे, डेबिट में डालेंगे दोस्तों 25,000, 1 2 3 दोस्तों, ये डिफरेंस 0 हो गया। अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बन के आया, ये स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों इसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमें मेन इसी बात पे फोकस करना है कि कौन सी एंट्री छूटी है। अब जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमारा कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अकाउंट में ये 25 रुपये की एंट्री कर देंगे। 25 रुपये की एंट्री आप बैक डेट में भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बैंक चार्जेज है, ये आप बैक डेट में कर सकते हो, इसका टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप ये बैंक मान लो मैं ये 15 तारीख है, 15 तारीख में ही मैं एंट्री डाल देता हूँ, 15/7/2024 दोस्तों यहाँ डाल दिया। बैंक चार्जेज कितना हो गया, यहाँ पे ये डलना था किसमें, क्रेडिट में। यहाँ क्रेडिट लिख के आ रहा है, हमारे में डलता तो क्रेडिट में डलता है, तो हम यहाँ भी क्रेडिट में डालेंगे, मतलब क्रेडिट डालेंगे। अब दोस्तों क्या है कि बैंक का जब नेक्स्ट मंथ में हम जब रिकॉन्सिलिएशन करेंगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ये रहेगा और बैंक का ओपनिंग स्टॉक ये रहेगा। लेकिन जब पिछली बार हम ये डेबिट साइड का मिलान करेंगे दोनों स्टेटमेंट में, तो ये जो 25,000 वाला चेक है ये उसमें आएगा, उसके स्टार्टिंग में ही आएगा, उसको टिक लगा लेंगे और हमें यहाँ पर उससे मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम यहीं से मिलान कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे में तो ऑलरेडी हमने बुक कर ही रखा है, तो हमें उसको दोबारा मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक में आ गया, यहीं से मिलान कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में कौन सी एंट्री कहाँ डालनी है ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर कोई सा भी आपको इसमें प्रॉब्लम है, शक है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको सिखाया है। नंबर 2, आजकल ये मैंने जो भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का बेसिक आपको बताया, ये जो सिस्टम है ये मैनुअल सिस्टम है। बहुत जगह टैली सॉफ्टवेयर नहीं होती है, बहुत जगह ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन की सुविधा नहीं होती। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैली में क्या होता है, टैली में बैंक रिकॉन्सिलिएशन की सुविधा दिया रहता है, या बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन की सुविधा देती है।
तो वहाँ पे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैसे करेंगे, अब इसको भी समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अब टैली खोलते हैं। चलिए देखता हूँ मेरे पास टैली है भी कि नहीं है। टैली प्राइम है। चलिए मैंने टैली खोल लिया। दोस्तों टैली आरपी जिसके पास पुराना होगा उसमें बैंक का लेजर खोल के आप एफ दबाएंगे F5, और जिसमें ये नया होगा इसे मैं देख लेता हूँ क्या है। मैं फ़िलहाल एजुकेशन में मोड में चलता हूँ। मैं कोई सा भी एक कंपनी खोल लेता हूँ और इसमें बैंक का लेजर खोलता हूँ। इसमें पंजाब नेशनल बैंक बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए बैंक का लेजर है। इसमें क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन के लिए एक साइड दिया रहता है, साइड बटन। इसमें देखिए कंट्रोल आर अल्ट आर दिया है रिकॉन्सिलिएशन। अल्ट आर में दबाऊंगा, रिकॉन्सिलिएशन खुल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे नीचे देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बैलेंस एज पर बैंक कुछ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ बैंक का जो डेट है, आप पहले बैंक का स्टेटमेंट खोल लेंगे या पासबुक जो भी होगा आपके पास वो खोल लेंगे, और जो बैंक में डेट डला होगा है इस ट्रांजैक्शन का, जिस ट्रांजैक्शन का डेट डला हुआ है वो ट्रांजैक्शन का डेट डालते जाएंगे, नीचे वो मैच करता जाएगा। अगर आपको लगता है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ लफड़ा है, ये भी हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन उसमें हो और कुछ ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हो, तो इन सबों का मिलान करना होता है। तो दोस्तों अब ये मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन के दूसरे सीरीज में मैं टैली से आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोग इस तरह की जानकारी और सीखना चाहते